अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा तालिबात। इससे पहले हम देख चुके हैं कि वो आदमी अपने आप को समाज में बेहतर बताने के लिए कहाँ कहाँ जा रहा है, क्या क्या कर रहा है। लेकिन एक कहानी ये है, इस कहानी में ये बताने की कोशिश की जो अभी तक पढ़ चुके हैं हम लोग, कि नौजवान बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं समाज का बड़ा आदमी हूँ। देखिए सफर नंबर 22 पे पहला इख्तिबार। फहरिस्त लेकर नौजवान ने ओवरकोट की जेब में डाली, दुकान से बाहर निकल आया और फिर चलना शुरू कर दिया। रास्ते में एक छोटा सा बुक स्टॉल पड़ा। नौजवान यहाँ भी रुका, कई ताजा रिसालों के वरक उल्टे। वो जहां से रिसाला उठाता बड़ी एहतियात से वहीं रख देता और आगे बढ़ा तो कालीनों की एक दुकान ने उसकी तवज्जो को जज्ब किया। मालिक के दुकान ने जो लंबा चूसा चुगा पहने और सर पर कुल्हा रखे था, गर्म जोशी से उसकी आवभगत की। अब कुल्हा कहा जाता है टोपी को। वहां जो काम करने वाला आदमी था, ये मालिक था दुकान का, वो लंबी टोपी पहने हुए था। इन्होंने भी जितनी किताबें, रिसाला कहा जाता है ऐसी किताब जो महीने में एक मरतबा छपती है, उसे रिसाला कहा जाता है। वो रिसाला उलटता, लेकिन जहां से लेता वहीं पे रख देता। दुकानदार ने उसके गर्मजोशी से इस्तकबाल किया और इस्तकबाल करके पूछा, जरा ये ईरानी कालीन देखना चाहता हूँ, उतारिए नहीं, यहीं देख लूंगा, क्या कीमत है इसकी। यानी जब वो कालीने देखने लगा तो लेना तो नहीं था, उसके पास पैसा बिल्कुल नहीं था, लेकिन वो कह रहा था मुझको कालीने देखना है, उतारिए मत, मैं यहीं से देखता हूँ। 1430 रुपए है कीमत थी, 1430 रुपए। एक तो कालीन, फिर उसके बाद ईरानी कालीन जो हमेशा महंगी रहती है, अच्छी भी रहती है, महंगी भी रहती है। तो 1430 रुपए उसकी कीमत थी और इसके पास 1 रुपया भी नहीं था। नौजवान ने अपनी बहू को सुकड़ा, जिसका मतलब था ओहो कितनी, यानी इतनी ज्यादा महंगी है ये। दुकानदार ने कहा पसंद कर लीजिए, हम जितनी भी रियायत कर सकते कर देंगे। दुकानदार ने कहा कि आप पसंद करिए, पसंद करना आपका काम है, डिस्काउंट देना, रियायत करना हम कर लेंगे, आपके लिए कर देंगे। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था, इसको लेना ही नहीं था। शुक्रिया, लेकिन इस वक्त तो मैं सिर्फ एक नजर देखने आया हूँ। शौक से देखिए, आप ही की दुकान है। अब ये मार्केटिंग का एक जुमला है, यानी फरोख्त करने वालों के क्या है, ये अल्फाज है। देख लीजिए दुकान आपकी है, आपको देखने के कोई पैसे नहीं है। 2-3 मिनट के बाद, वो 3 मिनट के बाद उस दुकान से भी निकल आया। उसके ओवरकोट के काज में शरबती रंग के गुलाब का जो अधखिला फूल अटका हुआ था, उस वक्त काज से कुछ ज्यादा बाहर निकल है। बार बार एक लफ्ज आएगा, काज काज काज, तो उसका मतलब मफलर नहीं होता। इसका मतलब क्या होता, मफलर नहीं होता। काज कहा जाता है, जो बटन है, तो बटन लगाने के लिए जो सुराख रहता है कपड़े में, जिसमें बटन अटका जाता है, लटकाया जाता है, उसे काज कहते हैं। और आध खिला यानी आधा खिला हुआ। अब शुरू में देख रहे थे बार बार लफ्ज काज आया, तो काज के माने मफलर नहीं, मफलर कहते हैं गुलोबंद को। तो यहाँ जो काज लफ्ज आया, इसके मतलब होते हैं कि जो बटन लगाने के लिए जो कपड़ों में सुराख किए जाते हैं, उसे काज कहा जाता है। तो काज में लगा हुआ क्या था, गुलाब का फूल था, आधे खिला था। आधे खिला यानी मतलब आधा खिला हुआ था। वो बाहर निकल आया था। फिर उसके बाद जब वो उसको ठीक कर रहा था, तो उसके होठों पर एक खफीफ और पुरस्रार मुस्कुराहट नमूदार हुई और उसने फिर अपनी मटरगश्त शुरू कर दी। अब खफीफ यानी हल्की, लेकिन शर्मिंदगी के साथ एक मुस्कुराहट के सुबह से लटकाया फूल अब क्या हो गया, वो मुरझा रहा है और नीचे गिर रहा है। फिर दोबारा उसने अपना वो काम शुरू किया जिसको हम मटरगश्त कहते हैं। मटरगश्त यानी क्या, बिला मकसद के टहलना चहलना। अब वो हाईकोर्ट की इमारतों के सामने से गुजर रहा था। इतना कुछ चलने के बाद उसको थकान महसूस हुई थी, नौकताहट, यानी इतना चलने के बाद भी कुछ भी एहसास उसे थकावट का नहीं था। यहाँ पटरी पर चलने वालों की टोलियां कुछ छट सी गई थी और वो इनमें काफी फसल रहने लगा था। यानी टोलियां, जो लोग आ रहे थे, पहले तो मुसलसल लोग आ रहे थे, अब थोड़ी थोड़ी देर के बाद लोग आने लगे। आहिस्ता 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 भीड़ भाड़ कम हो रही थी, वक्त ज्यादा हो रहा था। उसने अपनी बेत की छड़ी को एक उंगली पर घुमाने की कोशिश की, मगर कामयाबी न हुई और छड़ी जमीन पर गिर पड़ी। ओह सॉरी कहकर वो जमीन पर झुका और छड़ी को उठा लिया। क्या किया उसने, इतनी भी ताकत सकत नहीं रही उसके हाथों में, सकत नहीं रही, ताकत नहीं रही, कुवत नहीं रही कि वो छड़ी घुमा सके। शुरू में घुमा रहा था, लेकिन बाद में घुमाने की कोशिश की, छड़ी क्या हो गया, नीचे गिर गई। और जब भी वो झुकता, बोलता, करता या जुबान को हरकत देता, तो अंग्रेजी अल्फाज ज्यादा इस्तेमाल करता। नौजवान ने शाम से अब तक अपनी मटरगश्त के दौरान में जितनी इंसानी शक्लें देखी थी, उनमें से किसी ने भी उसकी तवज्जो को अपनी तरफ मुनातिफ नहीं किया था। मुनातिफ करना, मुतवज्जो नहीं करना, किसी ने उसकी तरफ न ध्यान दिया था, न इसने उनकी तरफ ध्यान दिया था। बिला मकसद, बगैर मकसद के इसका सफर जारी था।
वो अपने हाल में ऐसा मस्त था कि किसी दूसरे से उसका सरोकारी न था। सरोकार न होना मतलब लेन देन न होना, कोई वास्ता न था। अभी उसने आधी सड़क पार की होगी कि ईंटों से भरी हुई एक लॉरी पीछे से बगोले की तरह आई और उसे रोंदती हुई मैकॉर्ड रोड की तरफ निकल गई। एक लॉरी जिसको हम लोग ट्रक कहते हैं, वो ट्रक आई दौड़ते हुए, बहुत तेजी के साथ आई, ईंटों से भरी हुई थी और सामने से इसको क्या कर दी, कुचल कर चली गई। एक्सीडेंट हो गया उसका। फिर उसके बाद और रुकी भी नहीं, निकल गई। लॉरी के ड्राइवर ने नौजवान की चीख सुनकर पल भर के लिए गाड़ी की रफ्तार कम की। फिर वो समझ गया कि कोई लॉरी की लपेट में आ गया है। वो रात के अंधेरे से फायदा उठाते हुए लॉरी को ले भागा। 2-3 राहगीर जो उस हादसे को देख रहे थे शोर मचाने लगे, नंबर देखो, मगर लॉरी हवा हो चुकी थी। हवा होना मुहावरा है, हवा होना क्या होना, मुहावरा है। अब हवा होना यानी तेज चलना। कैसा चलना, तेज चलना, रफ्तार बढ़ाना, तेज चलना, हवा होना। तो अब ये क्या हो गई थी, लॉरी जो थी वो कुचल कर इंसान को चली गई थी। वहां कोई देखने वाला नहीं था, इसके लिए वो भाग गया। ड्राइवर ने क्या लिया, मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग गया और ये बेचारा लॉरी की जद में आ गया था। 2-3 लोग दौड़ते हुए आए नंबर देखने के लिए, लेकिन अंधेरा ज्यादा था। लॉरी क्या हुई, वहां से 9-2-11 हो गए। इतने में कई और लोग जमा हो गए। ट्रैफिक का एक इंस्पेक्टर जो मोटरसाइकिल पर जा रहा था रुक गया। नौजवान की दोनों टांगे बिल्कुल कुचली गई थी। बहुत सा खून निकल चुका था और वो सिसक रहा था। जो नौजवान जो था वो अपने इसमें मस्त था, लॉरी ने आकर कुचल दिया, एक्सीडेंट हो गया था, बेचारा तड़प रहा था। एक पुलिस वाला भी वहां से जा रहा था, वो फौरन आया और उसकी मदद करने लगा। फौरन एक कार को रोका गया और उसे जैसे तैसे इसमें डालकर बड़े अस्पताल रवाना कर दिया। जैसे तैसे मतलब बड़ी मुश्किल से, जैसे तैसे यानी क्या, बहुत कम लफ्ज इस्तेमाल होता है, बड़ी मुश्किल के साथ उसको रवाना। जिस वक्त वो अस्पताल में पहुंचा उसमें अभी रमक भर जान बाकी थी, मतलब कुछ जान अभी बाकी थी, मर नहीं चुका था, मतलब कुछ रमक बाकी थी, जान बाकी थी। इस अस्पताल के शोबे हादिसात में असिस्टेंट सर्जन मिस्टर खान और 2 नौउम्र नर्सें मिस शहनाज और मिस गुल ड्यूटी पर थी। अब वहां की मंजरकशी की जाती कि दवाखाने में जाने के बाद वहां कौन कौन मौजूद था। अक्सर देखा जाता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं दवाखानों में, तो यह डिपार्टमेंट अलग था जिसको एक्सीडेंट या हादिसाती डिपार्टमेंट कहा जाता है। जिस वक्त उसे स्ट्रेचर पर डाल के ऑपरेशन रूम में ले जाया जा रहा था, उन नर्सों की नजर उस पर पड़ी। अब जो डॉक्टर्स होते हैं वो इमरजेंसी केस के लिए वो फौरन क्या करते हैं, उसको ले जाते हैं, उसके ऊपर नजर डालते हैं। इसका बादामी रंग का ओवरकोट अभी तक उसके जिस्म पर था और सफेद सिल्क का मफलर गले में लिपटा हुआ था। उसके कपड़ों पर जाबजा खून के बड़े बड़े धब्बे थे और वो धब्बे क्या किया, देखो बड़े बड़े खून के धब्बे नजर आ रहे थे। किसी ने अजराहे दर्दमंदी उसकी सब्ज फेल्ट हिट को उठाकर उसके सीने पर रख दी ताकि कोई उड़ा न ले जाए। और उसके ऊपर जो हेड थी उस हेड को क्या किया गया, दिखाया गया, उठाया गया ताकि कोई उसकी हेड न ले। शहनाज ने गुल से कहा, किसी भले घर का मालूम होता है बेचारा, यानी बहुत अच्छे घर का मालूम होता है, जो कैसा है बेचारा, भला मालूम होता है। शहनाज ने गुल से कहा, किसी भले घर का मालूम होता है। गुल दबी आवाज में बोली, खूब बन-ठन के निकला था बेचारा। हफ्ते की शाम मनाने ड्राइवर पकड़ा गया है या नहीं। अब 2 जो बेचारे नर्से हैं वो आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। नहीं, भाग गया। कितने अफसोस की बात है। अब आपस में बातें कर रहे हैं कि एक इंसान कुचला गया, घूमने निकला था, टहलने निकला था, बन सवर कर निकला था और ड्राइवर भी पकड़ा नहीं गया। ऑपरेशन रूम में असिस्टेंट सर्जन और नर्सें चेहरों पर जराही के निकाब चढ़ाए जिन्होंने उनकी आंखों से नीचे के सारे हिस्से को छुपा रखा था, उसकी देखभाल में मसरूफ थे। अब जराही मतलब ऑपरेशन थिएटर में चले गए तो वहां उन्होंने क्या किए थे, निकाब पहना हुआ, मतलब सब पूरा जिस्म ढका हुआ था, और मास्क वगैरह लगे हुए थे और उसका जराही कर रहे थे, ऑपरेशन कर रहे थे और उसको देख भी रहे थे, उसकी देखभाल में मसरूफ थे। इसे संगे मरमर की मेज पे लिटा दिया गया। अब यहाँ लफ्ज संग आया, क्या है लफ्ज, संग, लेकिन साथ ही साथ मरमर भी आया। तो संग यानी यहाँ पत्थर, तो संगे मरमर यानी पत्थर, तो संग यानी पत्थर, यहाँ मरमर का पत्थर। तो संगे मरमर की मेज पे लिटा दिया गया था, जो ऑपरेशन थिएटर था वहां। उसने सर में जो तेज खुशबूदार तेल डाल रखा था उसकी कुछ महक अभी तक बाकी थी। महक यानी खुशबू बाकी थी।
पट्टियां अभी तक जमी हुई थी। हादसे से उसकी दोनों टांगे तो टूट चुकी थी, मगर सर की मांग नहीं बिगड़ने पाई थी। यहाँ एक बात बताने की कोशिश की गई थी, टांगे टूट गई थी लेकिन सर पे जो बनाए हुए बाल थे, सवार हुए बाल थे, उसको जरा भी कुछ भी नहीं हो सका। अब उसके कपड़े उतारे जा रहे थे। सबसे पहले सफेद सिल्क गुलोबन जो गले में लपटा हुआ था उतारा गया। अचानक नर्स शहनाज और नर्स गुल ने बैक वक्त एक दूसरे की तरफ देखा। उससे ज्यादा कर भी क्या सकती थी। चेहरे जो दिली कैफियत का आईना होते हैं, जराही के निकाब तले छुपे हुए थे और जुबानें बंद थी। मतलब यह है कि जब मफलर निकाला गया तो इन्होंने एक दूसरे को कुछ नहीं कहा, लेकिन एक दूसरे की तरफ देखा तो एक दूसरे की बातें समझ गई कि क्या बोलना चाहती है। नौजवान के गुलोबन के नीचे टकनाई और कॉलर क्या सिरे से कमीज ही नहीं थी। यानी मगरबी फैशन में जो कमीज कॉलर का लगाई हुई थी वो क्या थी, उसको कुछ भी नहीं था, कॉलर वगैरह नहीं थे, उसमें मफलर लपटा हुआ था। ओवरकोट उतारा गया तो नीचे से एक बोसीदा ऊनी स्वेटर निकला जिसमें जा बजा बड़े बड़े सुराख थे। ओवरकोट के अंदर क्या था, कमीज था लेकिन फटा हुआ था। उन सुराखों से स्वेटर से भी ज्यादा बोसीदा और मैला कुचैला एक बनियान नजर आ रहा था। नौजवान सिक्क के गुलोबन को कुछ इस ढब से गले पर लिपटे रखता था कि उसका सारा सीना छुपा रहता था। उसके जिस्म पर मैल की तह भी खूब चढ़ी हुई थी। जाहिर होता था कि वो कम से कम पिछले 2 महीनों से नहीं नहाया। अलबत्ता गर्दन खूब साफ थी। यहाँ बताने की कोशिश की गई है कि ऊपर से बहुत अच्छा सज कर नजर आ रहा था लेकिन वैसा आदमी वो नहीं था, और इस पर हल्का फुल्का पाउडर लगा हुआ था। स्वेटर और बनियान के बाद पत्तून की बारी आई और शहनाज और गुल की नजरें फिर बैक वक्त उठी। पत्तून को पेटी के बजाय एक पुरानी धज्जी से जो शायद कभी टकनाई रही होगी खूब कस के बांधा गया था। बटन और बक्सुए गायब थे। दोनों घुटनों पर से कपड़ा मस्त किया गया था और कई जगह खूंचे लगी थी, मगर चूंकि ये हिस्सा ओवरकोट के नीचे रहते थे इसलिए लोगों की इन पर नजर नहीं पड़ी। अब बूट और जराबों की बारी आई और एक मरतबा फिर मिस शहनाज और मिस गुल की आंखें चार हुई, एक दूसरे को देखने लगी। यहाँ बात बताने की कोशिश की कि ओवरकोट तो अच्छा था लेकिन कपड़े पहने हुए, जैसे नीचे का जो पायजामा था, पैंट थी, वो भी जगह जगह फटी हुई थी, पोसीदा कपड़े थे और वही पहने हुए थे। तो एक दूसरे को देख के कह रही थी ऊपर से बनावट अच्छी है लेकिन इसके पास कपड़े नहीं है। बूट तो पुराने होने के बावजूद खुद चमक रहे थे। बूटों पर पॉलिश की गई थी, मगर एक पाव की जराब दूसरे पाव की जराब से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। यानी यहाँ जो मोजे पहने गए थे वो मोजे अलग अलग मोजे थे। फिर दोनों जराबें भी फटी हुई थी, इस कदर के उनमें से नौजवान की मैली मैली एड़ियां नजर आ रही थी। बिलाशुबा उस वक्त तक वो दम तोड़ चुका था। उसका जिस्म संगे मरमर के मेज पे बेजान पड़ा था। उसका चेहरा जो पहले छत की सिमत था, कपड़े उतारने पे दीवार की तरफ मुड़ गया। अब यहाँ बताया गया कि उसके जो कपड़े थे, उसका जो ओवरकोट था वो नजर आने में तो बहुत खूबसूरत था, उम्दा था, अच्छा था, लेकिन जो कपड़े थे दूसरे वो तमाम कपड़े क्या हो गए थे, फटे पुराने थे। हत्ता कि उसके मोजे भी दोनों पैरों में अलग अलग तरह के मोजे मौजूद थे और जिस्म के साथ रूह की बरहनी ने उसे खजल कर दिया था। शर्मिंदा, खजल करना है, शर्मिंदा करना, खजल करना, शर्मिंदा करना, उसको क्या किया गया था, शर्मिंदा कर रहा था। और वो अपने हमजिंसों से आंखें चुरा रहा था। हालांकि वो मर चुका था, दम तोड़ चुका था, लेकिन दम तोड़ने के बावजूद भी ऐसा लग रहा था जैसे वो क्या हो रहा था, बोलो, कुछ बताने की कोशिश कर रहा था। और बता क्या रहा था कि दुनिया की रौनक या दुनिया में नामो नमूद रियाकारी ये वक्ती होती है। उसके ओवरकोट की मुख्तलिफ जेबों से जो चीजें बरामद हुई वो ये थी, एक छोटी सी सियाह कंघी। उसने जो भी उसके जेब में तलाशी ली गई तो क्या मिला, कुछ भी नहीं मिला, एक कंघी मिली, एक रुमाल, 6.5 आने, एक बुझा हुआ सिगरेट, एक छोटी सी डायरी जिसमें नाम और पते लिखे थे, नए ग्रामोफोन रिकॉर्डों की एक माहाना फहरिस्त और कुछ इश्तिहार जो मटरगश के दौरान इश्तिहार बांटने वालों ने उसके हाथ में थमा दिए थे। अब देखते हैं, आप बाजार में चले जाओ, कहीं चले जाओ तो रास्ते में जो एडवर्टाइजिंग करने वाले थे वो कागजात बांटते रहते, तो वैसे कागजात, कुछ पैसे, फिर उसके बाद कुछ पैसों के साथ साथ जो उसके पास लिस्ट थी ग्रामोफोन की, वो लिस्ट, एक कंघी और कुछ भी नहीं था, और उसने अपने ओवरकोट की जेब में डाल दिया था। अफसोस कि उसकी बेत की छड़ी जो हादिसे के दौरान कहीं खो गई थी इस फहरिस्त में शामिल
न थी। यानी ये जो इंसान था उसकी जो बेत की छड़ी थी वो भी गुम हो चुकी थी, सब कुछ खत्म हो चुका था। दिखावे की खातिर, रियाकारी के खातिर, रियाकारी दिखावा, रियाकारी के खातिर, दिखावे के खातिर वो इंसान अपने आप को समाज में आला, अच्छा, बेहतर बनाना बता रहा था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। दिखाने की दीवार से बेहतर बता रहा था, जेब में कुछ भी नहीं था, लोगों के सामने, समाज के सामने अपने आप को। तो ऐसे लोग जो रहते हैं उनकी कलई क्या हो जाती है, खुल जाती है। इसके लिए अक्सर हम सुनते हैं कि जितनी चादर होंगी हमारी उतने हम क्या करेंगे, पैर फैलाएंगे। दिखावा, नमूद, रियाकारी, अपने आप को बड़ा बनाना, बनाने की फिक्र करना या अपना बड़ा दिखाने की फिक्र करना, इससे बचेंगे। पूरी कहानी का निचोड़ यह है कि हम अपने आप को सादगी की जिंदगी, जो इस्लामी जिंदगी है, उसके मुताबिक गुजारने की फिक्र करेंगे और दुनिया की नमूद नुमाइश या दुनिया की जो जिंदगी है और दुनिया के एतबार से फैशनेबल जिंदगी है उससे गुरेज करेंगे। अजीज तुलबा तालिबात, ये अफसाना, मुख्तसर अफसाना था ओवरकोट, ये यहाँ मुकम्मल हो चुका है। ये आपको वीडियो सेंड किए जा रहे हैं। इसके मशकी सवालात का जो पर्चा रहेगा, पेपर रहेगा, मशकी सवालात जो रहेंगे या मशकी सरगर्मियां का जो चार्ट रहेगा, कागज रहेगा, वो पेपर जो रहेगा वो आइंदा आपको सेंड किया जाएगा। इस मरतबा सेंड नहीं किया जा रहा है।